गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग खिलजी राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी कैसे खिलजी राजवंश की स्थापना करता है और फिर उसकी मौत कैसे होती है और फिर अलाउद्दीन खिलजी कैसे शासक बनता है। शासक बनने के बाद वह कुछ ऐसे कार्य करता है, उसको भी हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो सैन्य अभियान करता है, उसमें हम लोगों ने जो मुल्तान का सैन्य अभियान था उसे देख लिया था। दोस्तों, अब हम लोग आज गुजरात का सैन्य अभियान देखेंगे जो अलाउद्दीन करता है। दोस्तों आज हम लोग गुजरात सैन्य अभियान देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। गुजरात सैन्य अभियान गुजरात सैन्य अभियान 1297 ईस्वी में हुआ था। हुआ क्या था दोस्तों, आइए देखते हैं कि उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में यह अभियान भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बघेला राजपूत शासक रायकंड द्वितीय पराजित होता है। उस समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? वह बघेला राजपूत शासक रायकंड द्वितीय था। वह जो है उलुग खां और नुसरत खां से पराजित हो जाता है और अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग जाता है। पराजित होने के बाद जो रायकंड द्वितीय है दोस्तों, यह भाग जाता है। रायकंड की पत्नी कमला देवी गिरफ्तार कर ली जाती है और कमला देवी जब गिरफ्तार कर ली जाती है तो उसे दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाया जाता है तो जहां सुल्तान अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने उसे विवाह कर लेता अलाउद्दीन खिलजी उससे विवाह कर लेता है। इसी अभियान में मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खरीदा जाता है। इसलिए उसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम लोग उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जो मलिक काफूर है दोस्तों, उसे कितने दिनार में खरीदा जाता है? तो उसे 1000 दिनार में खरीदा जाता है, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। और जो उलुग खां और नुसरत खां जो है दोस्तों, उन लोगों ने किसे पराजित किया? तो उन लोगों ने रायकंड द्वितीय को पराजित किया। यह कौन से शासक थे दोस्तों? बघेला राजपूत शासक थे। बघेला राजपूत शासक के पत्नी का नाम था दोस्तों कमला देवी और उनकी पुत्री का नाम था देवल देवी। रायकंड द्वितीय देवल देवी के साथ अर्थात अपनी पुत्री के साथ भाग जाते हैं, जबकि देवल देवी रह जाती हैं। तो उन्हें दिल्ली लाया जाता है, जिससे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी स्वयं विवाह कर लेता है और उसकी यह प्रिय पत्नी बन जाती हैं। कमला देवी उसकी प्रिय पत्नी बन जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मलिक काफूर हिजड़ा था दोस्तों। मलिक काफूर क्या था दोस्तों? हिजड़ा था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया क्योंकि यह दोस्तों इसकी रणनीति बहुत अच्छी हो रहती थी, क्योंकि यह बहुत ही रणनीतिज्ञ व्यक्ति था दोस्तों मलिक काफूर। और इसकी सैन्य क्षमता जिसे कहा जाता है दोस्तों, इसकी सैन्य क्षमता बहुत ही बेहतरीन थी। नेक्स्ट है दोस्तों रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी। रणथंभौर अभियान कब हुआ दोस्तों? 1301 ईस्वी में हुआ। यह अभियान भी नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में भेजा गया। इस अभियान में नुसरत खां मारा जाता है दोस्तों। इस अभियान में जो नुसरत खां है वह मारा जाता है। तो फिर होता क्या है दोस्तों कि फिर अभियान का नेतृत्व सुल्तान स्वयं करता है, अर्थात अलाउद्दीन स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करता है। चौहान
चौहान राजपूत शासक हम्मीरदेव चौहान। उस समय रणथंभौर का जो शासक हुआ करता था दोस्तों, कौन हुआ करता था? हम्मीरदेव चौहान हुआ करता था। तो चौहान राजपूत शासक हम्मीरदेव चौहान पराजित होता है। किसके द्वारा दोस्तों? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित होता है। अमीर खुसरो लिखते हैं कि चौहान के पराजित होने का पता चलते ही राज परिवार की महिलाओं ने जौहर व्रत का पालन किया। यह जौहर व्रत का प्रथम समकालीन साक्ष्य है। आइए दोस्तों जानते हैं कि जौहर क्या है या जौहर व्रत का पालन कैसे महिलाएं करती थी। दोस्तों इसमें जो जौहर है महिलाएं ही किया करती थी, क्योंकि पुरुष जो है जब युद्ध में लड़ने चले जाते थे, जब उन्हें यह अंदेशा हो जाता था कि वो पराजित हो गए और मारे गए, तो वो लोग अपने डर से कि कहीं जो सामने वाला जिसने उनके राजा को पराजित किया है, कहीं वो आ करके मेरे साथ कोई अभद्र व्यवहार न करे या मुझे दास न बना ले या दासी न बना ले, तो ऐसी स्थिति में वे लोग डर करके जौहर कुंड में आग लगा देती हैं। आग लगाने के पश्चात उसमें कूदकर आत्मदाह कर लेती हैं। यह है जौहर व्रत दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों चित्तौड़ अभियान। यह 1303 ईस्वी में इस अभियान को अलाउद्दीन करता है। इसमें सुल्तान ने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान का स्वयं नेतृत्व किया। इसमें सिसोदिया राजपूत शासक राणा रतन सिंह होते हैं दोस्तों। राणा रतन सिंह और इनके बीच युद्ध होता है, जिसमें राणा रतन सिंह पराजित होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी सहित राज परिवार की अन्य महिलाओं ने जौहर व्रत का पालन किया। इसका भी उल्लेख अमीर खुसरो करता है। यह जौहर व्रत का द्वितीय समकालीन साक्ष्य है। नेक्स्ट है दोस्तों अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का विस्तृत विवरण मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में मिलती है, लेकिन यह पुस्तक साहित्यिक प्रतीत होती है, ऐतिहासिक नहीं। आइए दोस्तों हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित रचना पद्मावत की एक छोटी सी कहानी का जो उल्लेख है उसे देख लेते हैं, जिससे कि उसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पद्मावत के अनुसार जो मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखते हैं, पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी राजा राणा रतन सिंह की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करना, चित्तौड़ पर आक्रमण करना, पद्मिनी को प्राप्त करना था। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर घेरा डाल रखा था, तो उस समय उसने यह शर्त रखी थी कि राणा रतन सिंह से यह शर्त रखी थी कि जब वह रानी पद्मिनी की एक झलक देख लेगा तो वह यहाँ से वापस लौट जाएगा। तो राणा रतन सिंह ने उसके इस शर्त को मान लिया और एक शीशे के माध्यम से उन्होंने अपनी पत्नी रानी पद्मिनी की एक झलक दिखवाई। तो झलक को देख करके अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के ऊपर अत्यधिक मनमुग्ध हो जाता है और उसे पाने की इच्छा और बढ़ जाती है। झलक देखने के बाद जब राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी एक साथ आ रहे थे, जो चित्तौड़ के किले के द्वार पर पहुंचते हैं, तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि अब रानी पद्मिनी का हाथ मेरे हाथों में सौंप दो। तो राजपूतों ने भी अलाउद्दीन खिलजी के छल का जवाब छल से देने का सोचा। इसमें यह हुआ दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी से यह कहा गया कि रानी पद्मिनी ने यह संदेश भिजवा दिया है कि वो अपने
सेवकों के साथ पालकी में आ रहे हैं। उसी समय 700 पालकियों की व्यवस्था की गई और प्रत्येक पालकी में चित्तौड़ के वीर सैनिक बैठ गए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई महिला अर्थात न तो रानी पद्मिनी और न ही उनकी कोई सेविका बैठी थी। उसमें वीर सैनिक बैठे थे और वे लोग आए चित्तौड़ किले के बाहर। उन्होंने राणा रतन सिंह को छुड़ा लिया और उन्हीं का एक राणा रतन सिंह के 2 वीर सैनिक थे दोस्तों, जिनका नाम था गोरा और बादल। ये लोग किले के बाहरी छोर पर खड़े थे और वहाँ पर दिल्ली की सेना का सामना कर रहे थे। ये लोग दिल्ली की सेना के सामने उतनी देर तक नहीं टिक पाए और अंत में राणा रतन सिंह पराजित हुए और मार दिए गए, जिसमें रानी पद्मावती को जब यह पता चला कि राणा रतन सिंह मारे गए, तब उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया, अर्थात जौहर कुंड में कूद करके उन्होंने आत्मदाह कर ली। ये थी दोस्तों मलिक मोहम्मद द्वारा रचित पद्मावत की एक छोटी सी कहानी। यह था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना पद्मावत की एक छोटी सी कहानी। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके दक्षिणी अभियान के विषय में, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान के विषय में देखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान के विषय में जानते हैं। आइए देखते हैं दक्षिणी अभियान। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक और सेनापति था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और जीता भी। दोस्तों इसने 1306-7 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। दोस्तों देवगिरी अभियान करता है। इसमें दोस्तों मलिक काफूर और उलुग खां के नेतृत्व में यह अभियान भेजा गया, जहां यादव वंश के राजा रामचंद्र देव रहते हैं और राजा रामचंद्र देव यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। देखेंगे दोस्तों यह आक्रमण क्यों, अर्थात यह अभियान देवगिरी का अभियान क्यों किया गया था। आइए देखते हैं कि देखेंगे दोस्तों यह आक्रमण क्यों हुआ था कि यह आक्रमण अलाउद्दीन ने अपनी पत्नी कमला देवी के कहने पर किया था, क्योंकि कमला देवी अपनी पुत्री देवल देवी को अपने पास लाना चाहती थी। अब देखिए दोस्तों इसका जो लिंक है वह कहाँ से आ रहा है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो वहाँ पर बघेला शासक थे रायकर्ण द्वितीय। रायकर्ण द्वितीय की पत्नी कौन थी दोस्तों? कमला देवी थी और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी। हुआ यह था कि जो रायकर्ण द्वितीय थे दोस्तों वे अपनी पुत्री को लेकर के देवगिरी भाग जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तो जो कमला देवी थी उनका विवाह अलाउद्दीन खिलजी से हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी से कमला देवी कहती हैं कि मुझे अपनी पुत्री चाहिए, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ से देवल देवी को गिरफ्तार कर लाया गया। और फिर हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवल देवी का विवाह अपने पुत्र खिज्र खां से कर देता है दोस्तों। आइए देखते हैं कि क्या है दोस्तों। हुआ भी यही, कमला देवी की पुत्री देवल देवी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन ने देवल देवी का विवाह अपने पुत्र खिज्र खां से कर दिया। ये हुई कहानी दोस्तों देवगिरी अभियान की। आइए दोस्तों देखते हैं अलाउद्दीन का तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान में देखेंगे दोस्तों मलिक काफूर के द्वारा, यह दोस्तों 1308 ईस्वी से 1309 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें देखेंगे दोस्तों मलिक काफूर के द्वारा यह अभियान किया गया। इस अभियान में काकतीय वंश के शासक
प्रताप रुद्रदेव पराजित होते हैं। काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव पराजित होते हैं। यहाँ से अपार धन संपदा प्राप्त हुआ। किसको दोस्तों? अलाउद्दीन को। जिसमें महत्वपूर्ण बात, जिसमें कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था, जो गोलकुंडा की खान से मिला था। हीरे को राजा रुद्र प्रताप देव ने पराजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया, अर्थात उन्हें गिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट अभियान है दोस्तों होयसर अभियान। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन करता है। उस समय होयसर का शासक बल्लभ थर्ड था, जो पराजित होता है और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मदुरई अभियान 1311-1312। उस समय पांड्य वंश के शासक सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, ये दो लोग थे दोस्तों। सुंदर पांड्य और वीर पांड्य उस समय शासक थे, जो पराजित हुए और यहाँ से भी अपार धन संपदा अलाउद्दीन खिलजी को मिला, अर्थात उन लोगों ने लूटा। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और इसके प्रशासन के विषय में देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन कैसा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आइए। दोस्तों अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को सुधार करता है, अपने प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार और भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करता है दोस्तों, हम लोग इसे देखेंगे। आइए दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे प्रशासनिक सुधार। 4 प्रमुख प्रशासनिक पद का संचालन करता है दोस्तों, या सृजन करता है अलाउद्दीन खिलजी। पहला है दोस्तों दीवान-ए-विराजत। दीवान-ए-विराजत यह एक प्रकार का वित्त विभाग था दोस्तों। दीवान-ए-विराजत एक प्रकार का वित्त विभाग होता है। यह किसके अंदर होता है दोस्तों? वजीर के अधीन होता था। यह दीवान-ए-विराजत जो वित्त विभाग है दोस्तों, यह वजीर के अधीन होता था। दूसरा होता है दोस्तों दीवान-ए-आरिज। दीवान-ए-आरिज जो है दोस्तों, यह सैन्य विभाग था दोस्तों। दीवान-ए-आरिज सैन्य विभाग था। इसका सर्वोच्च अधिकारी जो होता था दोस्तों, आरिज-ए-मुमालिक कहलाता था। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह आरिज-ए-मुमालिक कहलाता था। तीसरा है दोस्तों दीवान-ए-ईशा। दीवान-ए-ईशा जो है दोस्तों, यह सचिवालय का व्यंजक होता था दोस्तों। सचिवालय का व्यंजक होता था दोस्तों। इसका कार्य क्या था दोस्तों? शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना। इसका कार्य क्या होता था? शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना। किसका दोस्तों? दीवान-ए-ईशा का कार्य होता था। नेक्स्ट विभाग था दोस्तों दीवान-ए-रसातल। रसातल से नाम ही लग रहा होगा कि दोस्तों बहुत ही दूर। रसातल यह एक विदेश विभाग था दोस्तों। दीवान-ए-रसातल यह एक विदेश विभाग था। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, रसातल मतलब एक हुआ दोस्तों भूतल और दूसरा रसातल। ये मजाक की बात थी दोस्तों। और आइए दोस्तों दीवान-ए-रसातल यह विदेश विभाग था दोस्तों। यह आर्थिक सुधार की बात करते हैं दोस्तों। कौन कौन से आर्थिक सुधार करता है अलाउद्दीन खिलजी, आइए देखते हैं। सुल्तान ने नई आर्थिक नीति या बाजार नीति लाई, जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की कीमत निश्चित करना था। जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? वस्तुओं की कीमत निश्चित करना था। आइए देखते हैं दोस्तों, इस नीति का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दीवान-ए-रियासत। देखिए दोस्तों, ये जो दीवान-ए-रसातल है यह वित्त विभाग है, जबकि दीवान-ए-रियासत जो है यह विभाग सौंपी गई। यह मार्केट के लिए विभाग थी दोस्तों। इसमें जो है इस नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी दीवान-ए-रियासत विभाग को दी गई।
खिलजी ने माप तौल का भी कड़ाई से पालन किया दोस्तों। इसने दीवान रियासत एक विभाग का सृजन भी किया, जिसका कार्य था दोस्तों बाजार की नीति में वस्तुओं की कीमत को निश्चित करना और माप तौल का भी कड़ाई से पालन करना था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। जान लीजिए दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, वो तो उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो स्लाइड है इससे बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस पर जरूर ध्यान देना होगा आप लोगों को। दीवान-ए-मुस्तखराज, दीवान-ए-मुस्तखराज जो है दोस्तों, इस विभाग का सृजन किया गया जो कृषि विभाग था। दीवान-ए-मुस्तखराज क्या है दोस्तों? यह कृषि विभाग है। अलाउद्दीन ने भूमि बिचौलिया वर्ग जैसे खुत, मुकद्दम और चौधरी को नियंत्रित किया दोस्तों, अपने हाथों में इनको ले लिया। उसने हक-ए-खूती और किस्मत-ए-खूती नामक करों पर प्रतिबंध लगाया। उसने 2 करों पर प्रतिबंध भी लगाया दोस्तों, जो एक खुत वसूला करते थे, मुकद्दम वसूला करते थे, जिसका नाम था दोस्तों हक-ए-खूती और किस्मत-ए-खूती। इन पर इसने प्रतिबंध भी लगाया। उसने खराज की दर को बढ़ाकर जो 1/3 हुआ करती थी दोस्तों, 1/2 कर दिया। अर्थात उसने 50% कर वसूला और बाकी करों को उसने 30% रखा दोस्तों। तो दोस्तों 50 और प्लस 30 जो है 80% कर वसूला इसने, 80% कर वसूला। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसके शासनकाल में कुल टैक्स 80% था। यह पूरे मध्यकाल का सबसे अधिक कर था दोस्तों। इतना कर किसी ने नहीं वसूला जितना जो है अलाउद्दीन खिलजी वसूलता है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसके आगे। आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन ने क्या क्या सैन्य सुधार किए थे अपने राज्यकाल में। देखेंगे दोस्तों कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की। यह दोस्तों पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों का वेतन जो 1 घोड़ा रखते थे उनका वेतन 234 टका प्रतिवार्षिक हुआ करता था दोस्तों, जबकि जो 2 घोड़ा रखते थे उनका वेतन 234 प्लस 78 टोटल 312 टका प्रति वार्षिक हुआ करता था। इन सैनिकों को दोस्तों मुरत्तब कहा जाता था जो घोड़े रखते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी सेना को पहचानने के लिए उसने दाग और हुलिया पद्धति लाई। इसका जो राजत्व सिद्धांत था दोस्तों, राजत्व सिद्धांत है दोस्तों, आइए देखते हैं कि जिल-ए-अल्लाह की उपाधि इसने ग्रहण की। नेक्स्ट है दोस्तों, निजामत-ए-खुदाई की उपाधि इसने ग्रहण की। जिल-ए-अल्लाह की उपाधि ग्रहण की, निजामत-ए-खुदाई की उपाधि ग्रहण की, खिलाफत व्यवस्था को स्वीकार किया दोस्तों, अर्थात खलीफा के अंदर शासन करने की व्यवस्था को इसने स्वीकार किया। नेक्स्ट है दोस्तों, सिजदा और पायबोस परंपरा को जारी रखा। इसने बलबन के सिजदा एवं पायबोस परंपरा को जारी रखा। उसने नस्लवाद को स्वीकार नहीं किया, यह नस्लवाद पर विश्वास नहीं करता था दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट डे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकार के विषय में देखेंगे। आज यहीं पर क्लास को रोकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।